वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे मध्यकालीन इतिहास के नवीनतम मॉडल पेपर के बारे में, जो कि बीए के प्रथम सेमेस्टर में जो छात्र छात्र रहे हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग पिछले 3 वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं आपकी परीक्षा में विभिन्न विश्वविद्यालयों में, उन प्रश्नों को इकट्ठा किया है और आपके समक्ष मॉडल पेपर के रूप में लाने का प्रयास किया है। यानी ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगा और वीडियो को अगर अंत तक आप देख लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो होगा बहुत हाई होगा। एग्ज़ाम के दौरान की मैं बात करूं या एक प्रकार से अभी की बात करूं, कोई भी सिचुएशन हो, अगर आप हमारे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर को देखते हैं किसी भी सब्जेक्ट के, तो एक प्रकार से वो जो क्वेश्चंस मैं रखता हूँ इसमें, ये क्वेश्चंस पिछले कई वर्षों के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं कई विश्वविद्यालय के, उनको ध्यान में रख करके मॉडल पेपर सेट किया जाता है ताकि आगामी परीक्षाओं में वो प्रश्न पूछे जा सकें। और ये संभावना की जाती है कि अब की बार कौन से प्रश्न आएंगे, उसके अकॉर्डिंग वो टेक्निक का प्रयोग करके हम लोग एक प्रकार से मॉडल पेपर बनाते हैं। तो बिल्कुल आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके साथ बना हुआ है। बीए में आपने एडमिशन लिया है, इससे पहले आप शायद हमको ना जानते हो, लेकिन आपके जो सीनियर्स लोग हैं वो हमको जानते हैं। पिछले 6 से 7 वर्षों से मैं लगातार अध्यापन का कार्य कर रहा हूं बीए के क्षेत्र में, और मॉडल पेपर वगैरह, चैप्टर वाइज क्लासेस, लाइव क्लासेस, ये सब देता रहता हूं। मैराथन क्लास, महासंग्राम रिवीजन क्लास, ये सब होती रहती है। आपके लिए बहुत ही बेहतर करने का प्रयास लगातार मेरा रहा है। आइए आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने का प्रयास करते हैं मध्यकालीन इतिहास या केवल इतिहास। ये प्राचीन इतिहास का सिलेबस नहीं है। प्राचीन इतिहास में आपको जो है एक प्रकार से प्राचीन और मतलब कि प्राचीन काल की जो सभ्यताएं हैं, विश्व की जो आरंभिक सभ्यताएं हैं विश्व की और भारत की, उसके बारे में आपको प्राचीन इतिहास में पढ़ना है। तो प्राचीन इतिहास एक अलग सब्जेक्ट आपका है। और इतिहास, केवल इतिहास में आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग केवल इतिहास समझ रहे हैं। अच्छा, केवल इतिहास को आप मध्यकालीन इतिहास भी कहते हैं। तो इतिहास कहो चाहे मध्यकालीन इतिहास कहो, ये उसी का मॉडल पेपर है। इसमें आपको पढ़ना होता है प्राचीन एवं पूर्व मध्यकालीन भारत। यानी प्राचीन भारत में एक प्रकार से बेसिकली आपको पढ़ना क्या है, प्रारंभ से लेकर के इतिहास की शुरुआत जहाँ से होती वहाँ से लेकर के 1206 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में पढ़ना है। बेसिकली ज़्यादा प्राचीनता के बारे में हमको नहीं देखना है, थोड़ा बहुत स्रोत वगैरह पढ़ लेने हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के 1-2 क्वेश्चंस आते हैं, और इसके बाद में और भी आगे चल करके नवपाषाण, पुरा पाषाण काल से 1-2 प्रश्न पूछे आते हैं। और इस तरीके से फिर आप जो है फिर पॉलिटिकल हिस्ट्री में आ जाते हैं, जो कि चैप्टर 1 चैप्टर 2 के माध्यम से मैंने कुछ चीज़ें समझी हैं, आप लोगों ने देखा होगा। आगे भी जो एक प्रकार से चैप्टर्स आएंगे उसमें हम लोग विस्तार से जानेंगे। बहरहाल आज का जो वीडियो है मॉडल पेपर को लेकर के, इसमें क्वेश्चंस और आंसर्स की श्रृंखला होगी। अब आइए जानने का प्रयास करते हैं। अगर आप बीए प्रथम सेमेस्टर में हैं तो आपको 2025, 26, 27, 28 में कौन कौन से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और उनके उत्तर को आपको कैसे लिखना है। चले, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन देखिए। 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के। तो जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, देखें जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं अधिकतर विश्वविद्यालयों में 10 की संख्या में पूछे जाते हैं, और 10 के 10 प्रश्न जो होते हैं सभी करने होते हैं। एक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक प्रदान किए जाते हैं, और एक प्रश्न का उत्तर जो है आपको 50 शब्दों के आसपास लिखना होता है। 50 शब्दों को आप जो है आधे पेज में लिख सकते हैं, 1/2 पेज में आप लिख सकते हैं, ठीक है। यानी लगभग 5 से 6 लाइन में आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही जो लघु उत्तरीय क्वेश्चंस होते हैं वो दूसरे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या 8 होती है, इनमें से 4 या 5 क्वेश्चंस करने होते हैं, ठीक है। इनके लिए आपको 8 अंक प्रदान किए जाते हैं, किसी किसी विश्वविद्यालय में 10 अंक दिए जाते हैं। इसके अलावा जो एक प्रकार से इनकी क्राइटेरिया होती है 150 शब्द से लेकर के 200 शब्दों में आपको लिखना होता है। लगभग आप मान करके चलें कि 2 पेज में अगर आप इस उत्तर को लिखेंगे तो भी एक प्रकार से अच्छी बात है। इसके अलावा जो आपका अगला क्वेश्चन होता है वो होता है दीर्घ उत्तरीय टाइप का, यानी जिसको आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस कहते हैं। तो ये क्वेश्चंस जो होते हैं महोदय, ये 4 की संख्या में पूछे जाते हैं, जिनमें से केवल 2 प्रश्न आपको करने होते हैं। एक प्रश्न के लिए आपको लगभग 15 से मतलब कि 12 से 15 नंबर या 10 से 15 नंबर दिए जाते हैं, ठीक है। अलग अलग विश्वविद्यालयों में अलग अलग पैटर्न है, इसीलिए मैंने एक प्रकार से क्राइटेरिया फिक्स कर दे रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक नंबर मिल सकते हैं। क्योंकि कभी कभी अलग अलग सब्जेक्ट में भी नंबर एक प्रकार से अलग अलग हो जाते हैं। जैसे जियोग्राफी, होम साइंस में थोड़ा इधर उधर नंबर होता रहता है, क्योंकि जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं उसमें नंबर एक प्रकार से थोड़ा बहुत कम किए जाते हैं ताकि प्रैक्टिकल उधर में निकालना होता है। तो इसमें आपको लगभग 450 शब्दों में
या एक प्रकार से 500 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर लिखना होता है। 2 क्वेश्चन ही करने होते हैं, किसी किसी विश्वविद्यालय में एक ही क्वेश्चंस करने के लिए बोला जाता है। ठीक है। प्रश्न पत्र का जो समय होता है किसी किसी विश्वविद्यालय में 2 घंटे का होता है और किसी किसी विश्वविद्यालय में 3 घंटे का प्रारूप होता है। यानी कि 2 घंटे या 3 घंटे का, अगर 3 घंटे का पेपर होगा तो एक आध क्वेश्चंस आपको ज़्यादा दिए जाएंगे, तो 2 क्वेश्चंस आपको दीर्घ उत्तरीय करने पड़ेंगे। 2 घंटे का पेपर होगा तो एक ही क्वेश्चंस करने को लेकर के प्रश्न बोल सकता है और क्राइटेरिया शब्दों की भी कम कर देगा। इसको आप 3 से 4 पेज में अगर दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को लिख रहे हैं या 4 क्वेश्चंस मतलब 4 पेज में लिख रहे हैं 2 पन्ने में, तो भी ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इस तरीके से आपका कुछ पेपर पैटर्न होता है जो आता है। अब आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि प्रश्न कौन कौन से आएंगे। देखें, पहला प्रश्न ये अति लघु उत्तरीय का बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। शशांक के बारे में बताएं। गौंड शासक थे शशांक, गौंड नरेश हैं शशांक। शशांक बड़ा प्रतापी शासक रहा है। ठीक है, गोंडों का, गोंड एक वंश रहा है, तो गोंडों का प्रथम ऐतिहासिक शासक जो माना जाता है, हिस्टोरिकल जो एक प्रकार से रूरल माना जाता है वो गोंडों का, वो है शशांक। ठीक है, वह बंगाल और भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था। बंगाल का और भारतीय इतिहास दोनों के दृष्टिकोण से, चूँकि बंगाल का शासक था, गोंड वंश का प्रथम ऐतिहासिक शासक के रूप में शशांक का नाम ध्यान में रखा जाता है। इतिहास का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। वह दुष्ट और बौद्ध धर्म का विनाशक था। शशांक जो था ये एक प्रकार से बौद्ध धर्म को नहीं मानता था, बौद्ध धर्म से घृणा भी करता था। यानी एक प्रकार से जो शशांक था ये एक प्रकार से बौद्ध धर्म का विनाशक था, दुष्ट भी था। जब राज्यवर्धन हूणों से युद्ध करने के लिए राज्य से बाहर था, राज्यवर्धन कौन? राज्यवर्धन जो थे पुष्यभूति वंश के एक प्रकार से राजा हैं। राज्यवर्धन के ही एक प्रकार, राज्यवर्धन हर्षवर्धन के बड़े भाई का नाम है। राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री, ये 3 लड़के थे प्रभाकर वर्धन के। प्रभाकर वर्धन पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के संस्थापक या एक प्रकार से बड़े राजा में से एक नाम आता है प्रभाकर वर्धन का। प्रभाकर वर्धन के पुत्र हैं बड़े राज्यवर्धन। ठीक है, राज्यवर्धन के भाई हैं हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को आप सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, बाणभट्ट की रचना जो हर्षचरित है उसमें आप हर्षवर्धन के बारे में विस्तार से जानकारी ग्रहण करते हैं। तो जो हर्षवर्धन हैं उन्हीं के बड़े भाई हैं राज्यवर्धन और इन्हीं की बहन थी राजश्री, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो जब राज्यवर्धन हूणों से, चूँकि हूण जो है विदेशी व्यक्ति हैं, हूण विदेशी आक्रांता हैं, हूण, यमन, शक, कुषाण, तो ये सब जब हूण थे, हूण भारत में आक्रमण किए, तो उस दौरान एक प्रकार से राज्यवर्धन हूणों से युद्ध करने के लिए अपने राज्य से बाहर गया था। तब गौंड नरेश जो शशांक था उसने मालवा के देवगुप्त के साथ संधि कर ली। मालवा के नरेश थे, मालवा के राजा थे देवगुप्त, उनके साथ मिल करके इसने क्या किया, जो है गौंड नरेश शशांक ने, इस संधि के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद, प्रभाकर वर्धन राज्यवर्धन के बप्पा यानी पिताश्री, ठीक है, उनके बाद ही गृहबर्मा की पराजय, गृहबर्मा जो राजश्री के एक प्रकार से कन्नौज के थे शायद गृहबर्मा, तो उन्हीं के राज्यवर्धन की जो बहन थी राजश्री, उन्हीं के हस्बैंड शायद हैं ये गृहबर्मा या गृहबर्मन, तो उनकी पराजय और मृत्यु हो गई। ठीक है, शशांक ने धोखे से राज्यवर्धन की भी हत्या कर दी। यानी राज्यवर्धन जो हर्षवर्धन के बड़े भाई को मारने वाला है वो राज्यवर्धन ही है। ये मालवा के देवगुप्त के साथ मिल करके और इस तरीके से कन्नौज और एक प्रकार से जो एरिया इनका रहा खास करके पुष्यभूति वंश का, उसको एक प्रकार से समाप्त करने का प्रयास किया, उनसे युद्ध किया। बाद में हर्षवर्धन आते हैं, बदला लेते हैं, हालांकि ये सब चीज़ें होती। तो गौंड नरेश शशांक यही था। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। समझ में आ रही चीज़ें? तो इस तरीके से आपको चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं और ये ऐसी चीज़ें समझ में आएंगी। तो गौंड नरेश शशांक वो था जिसने ये सब किया। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास कर। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो ऐसे उत्तर आपको लिखने होंगे। दूसरा क्वेश्चन आ चुका है सार्थवाह। सार्थवाह की बात की जाए तो ये एक प्रकार से क्या था, गुप्त काल में, गुप्त काल इतिहास का, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल। चूँकि गुप्त काल में कला, वास्तुकला और एक प्रकार से और भी चीज़ें सब अपने चरम पर थीं। कला वास्तुकला की ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी देखें तो एक प्रकार से, या मुद्राओं के छपने के दृष्टिकोण से देखें तो जो गुप्त काल रहा है, गुप्ता पीरियड रहा है भारतीय इतिहास का, वो एक प्रकार से स्वर्ण काल रहा है। चूँकि इस दौरान बहुत सारी चीज़ें अपने एक प्रकार से पराकाष्ठा पर थीं।
आपको बताते हुए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि गुप्त काल में ही समुद्रगुप्त जैसे महान योद्धा हुए हैं, जिनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। हालांकि भारत के नेपोलियन के नाम से तुलना इनकी थोड़ी गलत करी जाती है। इनको एक प्रकार से यूरोप का एक प्रकार से समुद्रगुप्त कहा जाना चाहिए। ऐसा चूँकि समुद्रगुप्त नेपोलियन से कहीं अधिक महान थे, ये बात शायद एक प्रकार से जो इतिहासकार लोगों ने बताया, उन लोगों ने ज़्यादा रिसर्च नहीं की होगी या की होगी उन्होंने, लेकिन उनके पर थोड़ा सा पाश्चात्य विचारक या पाश्चात्य विचारकों का ज़्यादा प्रभाव रहा होगा। कुछ इस तरीके से लोगों ने सोचा होगा, क्योंकि भारत के लोग जो है एक प्रकार समुद्रगुप्त आज तक जो भी युद्ध लड़ा था, कोई युद्ध नहीं जीता। आप प्रयाग प्रशस्ति उठा करके उसकी देखें तो कहीं ना कहीं पे समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की जरूर जाती, क्योंकि नेपोलियन युद्ध हारा भी था, लेकिन नेपोलियन ने जो काम यूरोप में किया वही काम एक प्रकार से भारत में समुद्रगुप्त ने किया, या जो काम भारत में समुद्रगुप्त ने किया वही काम यूरोप में नेपोलियन बोनापार्ट ने किया, इसीलिए तुलना होती है। हालांकि समुद्रगुप्त नेपोलियन से पहले के हैं, इसीलिए नेपोलियन एक प्रकार से आयु के हिसाब से और अपने कर्मों के हिसाब से भी नेपोलियन से काफ़ी ऊंचे कद के हैं। इसीलिए जब एक प्रकार से कोई व्यक्ति ज़्यादा ऊंचे कद का होता है, उसकी तुलना किसी उससे छोटे कद के व्यक्ति से उतना नहीं सटीक होती है। इसीलिए नेपोलियन की तुलना समुद्रगुप्त से नहीं, समुद्रगुप्त मतलब कि नेपोलियन की तुलना समुद्रगुप्त से करनी चाहिए, समुद्रगुप्त की नेपोलियन से नहीं। यानी कि ये ना कहें कि भाई भारत का नेपोलियन है समुद्रगुप्त, ये बोले कि यूरोप का एक प्रकार से यूरोप का समुद्रगुप्त है, ठीक है, नेपोलियन, ऐसा बोले तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है। सार्थवाह, तो गुप्त युगीन आंतरिक व्यापार जो होता था श्रेष्ठी और सार्थवाह के माध्यम से संगठित और व्यवस्थित हुआ करता था। विभिन्न वस्तुएं जो होती थीं खरीदी और बेची जाती थीं इन्हीं दोनों के माध्यम से, श्रेष्ठी और सार्थवाह के माध्यम से, तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जाती थी इन्हीं के माध्यम से। ऐसे व्यापारी जो अपनी वस्तुओं को घोड़ों पर लाद करके, बैलों पर या अन्य पशुओं अथवा रथों पर लाद करके समूह में एक दूसरे स्थान पर पैदल आते जाते थे तथा क्रय विक्रय यानी कि खरीद और मतलब कि बेचते खरीदते थे वस्तुओं को, उन्हें ही एक प्रकार से सार्थ कहा जाता था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो सार्थवाह यही है जो एक प्रकार से क्या करते थे, घोड़ों पर, बैलों पर या अन्य पशुओं पर या रथों पर लाद करके सामान पैदल एक स्थान से दूसरे स्थान पर सप्लाई किया करते थे, खरीदते बेचते रहते थे। वही व्यक्ति सार्थ कहलाते थे या सार्थवाह कहलाते थे। क्लियर हुई? ठीक है। इसी को श्रेष्ठी भी इसी टाइप का, सार्थवाह टाइप का है। तो ये एक प्रकार से आप ध्यान रखेंगे, व्यापार का एक प्रकार से व्यापार करने वाले व्यक्तियों को सार्थवाह कहा जाता था। ठीक है। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा सकता है, मतलब आपकी परीक्षा में पूछा सकता है, स्क्रीन पर हाजिर है। अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है, श्रेणी किसे कहते हैं? श्रेणी के बारे में बताएं। देखिए, श्रेणी की अगर बात की जाए तो प्राचीन व्यवसायियों और शिल्पकारों ने अपने अपने व्यवसाय और शिल्प को एक निश्चित दिशा में विकसित और संगठित किया तथा उनकी सुरक्षा के लिए अपने अपने संगठन बनाए। ऐसे संगठित समूह को ही श्रेणी कहते हैं। श्रेणी या निगम या निकाय के नाम से आप इसको कह सकते हैं। कुल मिलाकर के जो व्यवसायी होते थे, जो शिल्पकार होते थे, जो कोई एक प्रकार से चीज़ों को बना लेते थे, वो व्यापार करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए या अपने शिल्प और व्यवसाय को विकसित करने के लिए या उसको और डेवलप करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए तमाम प्रकार की सुरक्षा की व्यवस्था करते थे। वही सुरक्षा संगठन या सुरक्षा व्यवस्था श्रेणी के नाम से, निगम के नाम से या निकाय के नाम से जाना जाता था। ठीक है। प्राचीन साहित्य में श्रेणी के लिए पूग शब्द का प्रयोग, कुल शब्द का प्रयोग, निकाय, जाति, व्रात, संधि, समुदाय, इन सभी शब्दों का प्रयोग प्राचीन साहित्य में आपको श्रेणी के लिए मिलता है। श्रेणी वह लोगों का संगठन जो कि रक्षा करता था किसकी, और विकास में मदद करता था। जो शिल्पकार और व्यवसाय होते थे उनके विकास में बहुत ही मदद करने वाली संस्था श्रेणी होती थी। ठीक है। इस प्रकार की संस्था का उदय पूर्व वैदिक युग में यानी वैदिक काल के पहले ही एक प्रकार से हो चुकी थी। ऋग्वेद के अनुसार वह हंसों की तरह समूह में कार्य करती थी। हंसों की तरह मतलब जिस तरीके से हंस जो होते समूह में रहते हैं, ठीक इसी प्रकार से श्रेणी जो होती थी वो एक समूह विशेष के रूप में काम करती थी। उसमें कई लोग होते थे जो एक प्रकार से किसी व्यवसाय या किसी एक प्रकार से शिल्पकार या किसी एक प्रकार से शिल्प और व्यवसाय को एक प्रकार से प्रोटेक्ट करते थे। जैसे मान लीजिए कोई सिक्योरिटी सर्विस आज देता है, या एक प्रकार से जैसे व्यवसायियों को लेकर के कोई सिक्योरिटी सर्विस या उनको डेवलप करने की तमाम प्रकार के विचार, तो ये सब एक प्रकार श्रेणी का काम होता था प्राचीन भारतीय में, मतलब प्राचीन इतिहास में। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न संख्या 4।
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भीम द्वितीय के बारे में कुछ बताएं। भीम द्वितीय के बारे में आप क्या जानते हैं, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। भीम द्वितीय की अगर बात की जाए तो चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा जो कोई रहा है वो भीम द्वितीय रहा है। भीम द्वितीय से प्रश्न परीक्षा में हमेशा पूछे गए हैं बीए प्रथम सेमेस्टर में, जब इतिहास का पेपर आप देने जाते हैं। भीम द्वितीय चूँकि प्रतापी शासक रहा है और वंश भी इसका बड़ा ज़बरदस्त है, चालुक्य वंश। चालुक्य वंश बड़ा फेमस वंश है, आप लोगों ने नाम भी सुना होगा। तो चालुक्य वंश का प्रसिद्ध राजा था भीम द्वितीय, ठीक है। भीम सेकंड, इससे पहले भीम फर्स्ट भी हुआ था, इसीलिए इसका नाम भीम द्वितीय पड़ा। अभिलेख जो होते हैं उनमें कुछ लिखा हुआ होता है, राजा लोग अभिलेख लिखवाते हैं। अभिलेख, साहित्यिक स्रोत, अभिलेखीय स्रोत और साहित्यिक स्रोत, ये सब एक प्रकार से मिलते हैं जिनके माध्यम से हमको इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। यानी जो कुछ अभिलेख होते हैं राजा लोग खुदवाते हैं पत्थरों पर, स्तंभों पर, और वो अभिलेख हमको मिलते हैं। उसके आधार पर हम ये पता लगाते हैं कि उस समय का इतिहास कैसा रहा होगा या उस समय में क्या क्या चीज़ें रही होंगी। वो राजा लोग लिखवाते थे, खुदवाते थे, उन्हीं को पढ़ा जाता है और उसके बाद में उस समय के बारे में या उस समय के इतिहास के बारे में हम जान पाते हैं, ठीक है। तो आज जो हमारे समक्ष इतिहास हम लोग पढ़ते जानते हैं वो सब एक प्रकार से विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। उन स्रोतों में साहित्यिक स्रोत जैसे कि तमाम प्रकार की पुस्तकें मिली हैं, रामायण जैसे वाल्मीकि जी की हो गई, महाभारत महर्षि वेदव्यास की हो गई, जो हमको वेद मिले हैं 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन सभी वेदों में उस समय के समाज और उस समय के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा तमाम प्रकार के और महाकाव्य मिले हैं जिनके माध्यम से हमको जानकारी मिलती है। कालिदास की रचनाएँ मिली हैं। और एक फैक्टर और होता है इतिहास को जानने का, वो होता है जो विदेशी लेखकों के विवरण रहे हैं या विदेशी यात्रियों के विवरण रहे। विदेशी यात्री से मार्को पोलो या वास्को डी गामा हो गया, या एक प्रकार से वास्को डी गामा, मार्को पोलो, या इसी प्रकार से आप देखते हैं कि इब्न बतूता हो गया, ठीक है, मेगास्थनीज हो गया। तो ये सब भारत में आते रहे और इन सभी के आने से क्या हुआ कि ये लोग जब आते थे तो कुछ ना कुछ लिखा करते थे। तो जब वो एक प्रकार से वो लेख हमको मिलता है तो उस लेख में इस समय के तत्कालीन समय के इतिहास और उस समय के समाज, उस समय की संस्कृति, कल्चर, सभ्यता के बारे में हमको जानकारी मिलती है। और विदेशी लेखक लिखेंगे तो वो एक प्रकार से कोई ऐसा नहीं कि वो बढ़ा चढ़ा करके लिखेंगे, वो एकदम सटीक लिखेंगे, जो होगा उसी बात को लिखने का वो प्रयास करेंगे। तो इस दृष्टिकोण से इतिहास को जानना एक प्रकार से जाता है। उनमें आप सिक्कों, कुछ सिक्के जो मिलते हैं खुदाई के तदुपरांत, तो सिक्कों पर भी कुछ एक प्रकार से छपाई होती है, कुछ लिखा होता है, तो उससे उस समय के राजा के बारे में, उस किस समय का सिक्का, इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो कुल मिलाकर के इतिहास जानने के जो तमाम सारे स्रोत होते हैं उन्हीं स्रोतों में अभिलेख जो होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अभिलेख राजा के द्वारा या राजा के पुत्रों के द्वारा या राजा के यहाँ पर जो कवि वगैरह होते थे उनके द्वारा खुदवाए जाते थे, लिखवाए जाते थे, राजा की कीर्ति स्तंभ, ये सब, ताकि एक प्रकार से भविष्य में लोग एक प्रकार से राजा को याद रखें, ठीक है। तो अभिलेखों में उसे महाराजाधिराज, किसको, भीम द्वितीय को क्या कहा गया है, महाराजाधिराज की उपाधि मिली है। ऑब्जेक्टिव में कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया कि महाराजाधिराज की उपाधि किसे दी जाती है, तो चालुक्य वंश के प्रसिद्ध राजा भीम द्वितीय को महाराजाधिराज की उपाधि दी जाती है, ठीक है। इसके अलावा परमेश्वर उपाधि भी चालुक्य नरेश भीम द्वितीय की है। परम भट्टारक, ये सब उपाधियाँ एक प्रकार से किसकी रही हैं, तो चालुक्य वंश के प्रतापी शासक भीम द्वितीय की रही हैं, ठीक है। उपाधियों से अलंकृत किया गया है इसको। भीम की सबसे पहली मुठभेड़ जो हुई थी वो पृथ्वीराज तृतीय से हुई थी। पृथ्वीराज तृतीय कौन है, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज तृतीय मतलब पृथ्वीराज चौहान जो चाहमान वंश के शासक थे, ठीक है, इनसे हुई। इस युद्ध में पृथ्वीराज ने भीम को मार डाला था। भीम द्वितीय को एक प्रकार से जो चालुक्य वंश के शासक थे, बड़े प्रतापी शासक थे, इनको एक प्रकार से किसने मारा, इनको पृथ्वीराज चौहान ने मारा। पृथ्वीराज चौहान चाहमान वंश के शासक हैं। पृथ्वीराज चौहान के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, चंद्रबरदाई उनका मंत्री भी था। तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि ये सब इतिहास को आपको रिलेट करके पढ़ें। हर एक राजा से दूसरे राजा में युद्ध वगैरह हुआ करता था। पृथ्वीराज चौहान की अगर बात की जाए तो 1197 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के आक्रमण में मुस्लिम सेना पराजित हुई और कालांतर में मुस्लिम सेनाओं ने गुजरात पर अधिकार कर लिया और इस तरीके से चालुक्य वंश जो हुआ वो समाप्त हुआ। कुल मिलाकर के चालुक्य वंश जो था यहाँ तक चला और पृथ्वीराज चौहान को बाद में मोहम्मद गौरी से पराजित होना पड़ा। पहले 1191 ईस्वी में आपको पता होगा
1191 ईस्वी में क्या हुआ कि मोहम्मद गौरी को खूब खदेड़ करके मारा। किसने? पृथ्वीराज चौहान ने। चाहमान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान ने। 1191 में तराइन का पहला युद्ध होता है। तराइन के पहले युद्ध में दौड़ा दौड़ा के मारते हैं मोहम्मद गौरी को। कौन? पृथ्वीराज चौहान। फिर इसके बाद में 1 साल के बाद में अच्छा उसको छोड़ देते हैं, ये मोहम्मद गौरी को छोड़ देते कि तू निहत्था है, मैं तेरे पर वार नहीं करूँगा, भाग, तू भाग जा, बच जा। ठीक है, लेकिन वो बोलता है कि मुझे छोड़ो मत, मैं आऊँगा फिर से। ये कहते हैं बे जा, तू जो है छोड़ दिया तेरे को, हम निहत्थों पर वार नहीं करते हमारा। अच्छा हम लोग युद्ध जो करते हैं बड़े अदब के साथ युद्ध करते हैं। ठीक है, जैसे मैं आज सुबह खाना खा रहा था तो उस दौरान मैंने देखा एक प्रकार से सीरियल चल रहा था। सीरियल में भी लड़ाई होती तो बड़े अदब के साथ लड़ाई होती है। जैसे गांव वगैरह की जो लड़ाई होती है सास बहू की, वो कुछ अलग टाइप की होती है। ठीक है, कभी अगर आप देखे हों। लेकिन सीरियल में जो सास बहू होती हैं एकदम से गहना वहना पहने, घर वर पे एकदम से रेड कारपेट बिछा रहेगा, सब सजे रहेंगे। अच्छा, जो सीरियल में देखते हैं पुरुष प्रधानता नहीं होती है, वहाँ पर नारी प्रधानता होती है। सीरियल में आप देखेंगे तो वहाँ पर पुरुष लोग जो है एकदम से बस केवल सुनने के लिए खड़े होते हैं, माला और कंठी पहने पीछे से ऐसे खड़े होते हैं। वो एक प्रकार से कोई दाई रहती हैं और एक दादी रहती हैं सीरियल में अधिकतर, जो एकदम से अपने फुल फॉर्म में होती है, डान रहती हैं। एक थोड़ी डेंजर औरत रहती है उस घर में, एक थोड़ी बहुत सीधी एक प्रकार से औरत रहेगी, एक चालबाज औरत रहेगी जो एक प्रकार से चौतरफा दिमाग लगाती रहेगी। इस तरीके से पूरा मनगढ़ंत चीज़ें वहाँ पर दिमाग लगा करके एकदम से लड़ाई झगड़ा होती, बड़े अदब के साथ आप कह करके झगड़ा होती है। ठीक है, गाली गलौज नहीं, बड़े अदब के साथ झगड़ा लड़ाई होती है कि भाई लोगों को एक प्रकार से पता चल रहा है कि हाँ वैमनस्यता है, झगड़ा हो रहा है, लेकिन वो भी बड़े अदब से करवा रहे हैं जो सीरियल बनाने वाले हैं। ऐसे ही यहाँ पर होता है, कहाँ पर भाई? अपने यहाँ पर भारत में हम लोग लड़ते हैं। जैसे कि जब पहली बार राम रावण सामने आए थे तो रावण एक प्रकार से, रावण को भगवान श्री राम ने निहत्था कर दिया था। अब रावण को निहत्था कर दिया, उसके बाद में रावण से कहा कि जा, तेरे पर मैं वार नहीं करूँगा, तू निहत्था है, और निहत्थे पर वार करना क्षत्रिय धर्म के खिलाफ है, वीरता के खिलाफ है। जो वीर होते हैं वो निहत्थों पर वार नहीं करते हैं, अपनी तलवार दे देते हैं, ले लड़, ऐसे होते हैं। भारतीय युद्ध कला सबसे बखानी कला और सबसे ज़बरदस्त कला रही, चूँकि हम लोग एक प्रकार से कभी भी निहत्थों पर वार नहीं किए हैं। निहत्थों पर और जो है ब्राह्मण पर, गऊ पर, स्त्री पर वार एक प्रकार से वीर पुरुष नहीं किया करते हैं। ऐसा भारतीय एक प्रकार से इतिहास और भारतीय जो एक प्रकार से ग्रंथ हैं वो कहा करते हैं। तो भी पृथ्वीराज चौहान ने एक प्रकार से छोड़ दिया मोहम्मद गौरी को ये कह करके, लेकिन मोहम्मद गौरी 1 साल के बाद में पूरी साज सज्जा से और जयचंद के साथ मिल करके और पृथ्वीराज चौहान के कुछ आपसी लोगों से मिल करके एक प्रकार से आक्रमण करता है। कहते नहीं, घर का भाई जब विभीषण होता है तो पूरा का पूरा एक प्रकार से सिस्टम साफ हो जाता है। तो ऐसे ही साफ हो गया इनका। और ये बात भी है कि महिमा समुद्र की घटी जो रावण बसा पड़ोस। समुद्र की महिमा कब घट गई? कब घट गई भैया? जब एक प्रकार समुद्र पर पुल बन गया। आप सोचो, समुद्र जैसे विशाल जो समुद्र होता है उस पर जब पुल बांध करके कोई व्यक्ति एक प्रकार से आ जाए तो आप सोचो, चूँकि रावण पड़ोस में था उसके, इसीलिए समुद्र की महिमा घटी। समुद्र को एक प्रकार से अपने राम भगवान के आगे नतमस्तक होना पड़ा। ठीक है, बोले राम सकोप तब भय बिन होए ना प्रीत, लक्ष्मण बाण सरासन आनू। लक्ष्मण जी से कहते हैं कि लक्ष्मण जाओ, बाण और धनुष ले आओ, संधान्यो प्रभु बिसिक कराला, उठी उदधि उर अंतर ज्वाला। ठीक है, तो एक प्रकार से मकर उरग झस गन अकुलाने। ठीक है, कुल मिलाकर के सब पानी एकदम से दहकने लगा, बड़वा नल हो गया। तब जाकर के विप्र रूप धरि, मतलब कि मणिगणि नाना तमाम प्रकार के जो है हीरा जवाहरात लेकर के वो विप्र रूप धारण करके भगवान के समक्ष आता है। विप्र रूप धर करके क्यों आता है? चूँकि विप्र को एक प्रकार से क्षत्रिय वार नहीं करते, इसीलिए भगवान राम के समक्ष जो सागर था वो ब्राह्मण भेष धारण करके और तमाम प्रकार के हीरे मोती के साथ, जवाहरात के साथ आया, ताकि भगवान राम उसको क्षमा कर दे। और वीर पुरुष चूँकि भगवान राम हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, रघुकुल वंश के हैं, इसीलिए एक प्रकार से वो निहत्थों पर वार नहीं करते हैं। और यही कारण था कि उस पर भी वार नहीं करते हैं और अपना एक प्रकार से खत्म, मतलब वो एक प्रकार से भूल जाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से फिर 1192 ईस्वी में क्या आता है? 1192 मोहम्मद गौरी आता है, सबके साथ मिल करके फिर पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर देता है। उसके बाद में चाहमान वंश भी खत्म हो जाता है और यहीं से आप देखते हैं कि हिंदू वंश का एक प्रकार से जो अंतिम शासक रहा है वो पृथ्वीराज चौहान आप मान सकते हैं। इसके बाद से मुस्लिम सत्ता भारत पर एक प्रकार से हावी हो जाती है और 1206 ईस्वी तक ही आपको पढ़ना है। तो 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है। ठीक है,
दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में होती है। उसमें पहला वंश है दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश। गुलाम वंश यानी स्लेव डायनेस्टी की स्थापना हो जाती है। गुलाम वंश की स्थापना आप देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा या इल्तुतमिश के द्वारा करी जाती है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद दोनों था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इल्तुतमिश वास्तविक संस्थापक था गुलाम वंश का। फिर उसके बाद में गुलाम वंश के बाद में आगे चल करके और 4 वंश आते हैं, जिसमें सैयद वंश, लोदी वंश, ठीक है, और एक प्रकार से जो है सैयद वंश, लोदी वंश, और भी एक प्रकार से खिलजी वंश। ठीक है, ऐसे वंश का एक प्रकार से आते हैं और कुल मिला करके आगे चल करके जब आप सेकंड सेमेस्टर में पहुंचेंगे तो हम उस चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। हमको 1206 तक ईस्वी तक ही इतिहास पढ़ना है। ठीक है, यानी जब तक हिंदू शाही शासन रहा है। आगे चीज़ों को बढ़ने का प्रयास करते हैं और चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के आक्रमण में क्या हुआ? मुस्लिम सेना पराजित होती है। कालांतर में मुस्लिम सेनाओं ने गुजरात पर अधिकार कर लिया और इस तरीके से एक प्रकार से मुस्लिम सत्ता यहाँ के बाद से आ जाती है और इस तरीके से भीम द्वितीय एक प्रकार से पराजित होता है। और भीम द्वितीय को चूँकि पृथ्वीराज चौहान ने मार डाला था, फिर उसके बाद में पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु 1192 में हो जाती है। तो इस तरीके से फिर 1197 ईस्वी में आप देखते हैं कि जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के आक्रमण में मुस्लिम सेना पराजित होती है और कुल मिलाकर के सारे सिस्टम खत्म हो जाता है। चूँकि कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्क वगैरह थे, इस तरीके सारा सिस्टम यहाँ पर होता है। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका 5वां नंबर, नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ बताएं। नालंदा विश्वविद्यालय भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व की एक धरोहर के रूप में आप जान सकते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी को लगभग एक प्रकार से जलाया गया तो कई सालों तक जलता रहा। शिक्षा के केंद्र के रूप में इसका उदय हुआ था 450 ईस्वी में। गुप्त राजाओं की प्रेरणा यानी मोटिवेशन से इसने एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के रूप में ख्याति प्राप्त करी। इसकी स्थापना कुमारगुप्त नाम के एक शासक ने करी थी तथा नरसिंह बालादित्य और बुद्धिगुप्त ने इसके उत्थान में सहयोग किया था। कुमारगुप्त ने इसकी स्थापना की और नरसिंह बालादित्य और बुद्धिगुप्त, ठीक है, या बुद्धिगुप्त इन दोनों ने मिलकर के इसके उत्थान में, इसके डेवलपमेंट में बड़ा योगदान दिया। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी की जानकारी हमें उत्खनन से ही प्राप्त होती है, यानी कि जो हमको उत्खनन से स्रोत मिलते हैं, खुदाई करने के बाद में वहाँ से हमको मिलते हैं। उत्खनन के अनुसार यह कम से कम 1 मील लंबा, यानी 1 मील लंबा और लगभग आधा मीटर चौड़ा था, जिसमें विशाल व्याख्यान मंदिर तथा अध्यापन के लिए लगभग 300 छोटे कमरे थे, यानी 300 एक प्रकार से क्लासरूम हुआ करते थे इसमें नालंदा यूनिवर्सिटी में। इसके चारों ओर पारिखा थी। पारिखा मतलब क्या होता है? बाउंड्री। ठीक है, जिसका द्वार दक्षिण की ओर था, यानी दक्षिण की तरफ इसका जो मुख्य द्वार था वो दक्षिण की तरफ था। जैसे आप BHU जाएंगे तो या कोई भी यूनिवर्सिटी जाएंगे तो वो एक प्रकार से पारिखा से यानी कि बाउंड्री से घेरी रहती है और उस पर एक बड़ा गेट होता है और बाकी छोटे छोटे 3-4 गेट होते हैं। आप बनारस यूनिवर्सिटी देखेंगे तो कुछ इसी प्रकार से अलग अलग गेटों के नाम है, जैसे कि जो BHU का हेड गेट है या मुख्य गेट है वो लंका गेट है। लंका गेट बड़ा सा बना हुआ है, वहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो दक्षिण की ओर इसका एक प्रकार से मुख्य गेट था। युवान चांग मतलब होता है ह्वेनसांग नाम का एक चीनी यात्री था जो एक प्रकार से हर्षवर्धन के समय में भारत में आया था विद्या अध्ययन करने, और वो एक प्रकार से पढ़ना, वो एडमिशन लिया था कहाँ पर? चाइना के, इंडोनेशिया के, जावा सुमात्रा के और भी अलग अलग देशों के जो लोग थे, मलेशिया वगैरह के, वो यहाँ पर आकर के पढ़ने का प्रयास करते थे, यानी नालंदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके पढ़ते थे। युवान चेंग मतलब ह्वेनसांग जो था यहाँ पर आकर के पढ़ा था और ह्वेनसांग की एक उस रचना भी लिखी उसने, उसमें एक प्रकार से नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में विस्तार से बताया है। तो युवान च्वांग या ह्वेनसांग, युवान च्वांग इसको चीन में कहते हैं, ह्वेनसांग इसको भारत में कहते हैं। इसके अनुसार नालंदा के विद्यार्थी अपनी विद्वता एवं आदर्श के चरित्र के कारण भारत भर में आदर्श विद्यार्थी समझे जाते थे। उसकी प्रसिद्धि के कारण चीन, तिब्बत और दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों से विद्यार्थी यहाँ पर शिक्षार्थ के लिए यानी शिक्षा अध्ययन करने के लिए आते थे। यहाँ विद्यार्थी का प्रवेश परीक्षा होती थी, यानी एंट्रेंस एग्जाम होती थी। जैसे आजकल जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उनमें एडमिशन लेने के लिए आपको पहले एक प्रकार से परीक्षा देनी होती है। ठीक है, तो आज की जो परीक्षा है उसको प्रवेश परीक्षा यानी एंट्रेंस एग्जाम को जैसे CUET के माध्यम से आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय में दाखिला होता है। आप जो है ऐसे कॉलेज वगैरह में तो ऐसे एडमिशन पा लेते हैं, लेकिन अगर आपको BHU में एडमिशन पाना है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाना है या दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन पाना है या एक प्रकार से आपको
हैदराबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाना है, यानी जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं आपको, जेएनयू, ठीक है, डीयू, या एक प्रकार से एएमयू, ठीक है, बीएचयू, एयू, इन सभी में एडमिशन पाने के लिए आपको एक प्रकार से एंट्रेंस देना होगा। और वो भी एंट्रेंस आपका क्या हो गया है, पहले अलग अलग यूनिवर्सिटी अपना अपना एंट्रेंस अलग करवाती थी, लेकिन अब सभी का संयुक्त रूप से CUET के माध्यम से होता है, ठीक है। तो ये परीक्षा उस समय भी होती थी। अगर नालंदा विश्वविद्यालय में आपको एडमिशन लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक प्रवेश परीक्षा CUET की भांति देनी पड़ती थी। लेकिन वो परीक्षा आजकल लीक वाली परीक्षा से बड़ी ज़बरदस्त परीक्षा प्रणाली थी, ठीक है। जो कठिन पेपर हुआ करता था, जो विद्यार्थी इसको पास करता था उसी को एडमिशन दिया जाता था, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आते रहते हैं, ठीक है। चले, प्रश्न आपका आ चुका है भाई, सभी लोग देखेंगे। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस के बारे में बताएं। मुद्रा राक्षस एक पुस्तक है और ये एक प्रकार से इतिहास के बारे में जानकारी देने वाली पुस्तक है। मुद्रा राक्षस की अगर बात करें तो मौर्य वंश के इतिहास निर्धारण में मुद्रा राक्षस का विशेष योगदान है। मुद्रा राक्षस के लेखक है विशाख दत्त, ठीक है, विशाख दत्त के द्वारा ये रचित है। मुद्रा राक्षस मौर्य वंश के सबसे प्रतापी शासक कौन हुए, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक हैं। चाणक्य जो थे मौर्य वंश के प्रधानमंत्री थे। चाणक्य सलाहकार भी थे। चाणक्य एक प्रकार से, चाणक्य की रचना अर्थशास्त्र यानी कौटिल्य की रचना जो अर्थशास्त्र है वो बड़ी फेमस है, और उसके माध्यम से भी उस समय के तत्कालीन इतिहास और उस समय के समाज, उस समय के राजनीतिक स्ट्रक्चर के बारे में हमको जानकारी मिलती है, ठीक है। और इसके अलावा विशाख दत्त की जो रचना है मुद्रा राक्षस, इसके बारे में भी मौर्य वंश के इतिहास के बारे में हमको पर्याप्त जानकारी मिलती है। इस नाटक में, चूँकि मुद्रा राक्षस एक नाटक है, इस नाटक में मंत्री राक्षस महाराज को पदच्युत करने का उद्यम करता है। यानी एक मंत्री होता है, वो राक्षस मतलब मंत्री राक्षस है, महाराज को पदच्युत मतलब होता है उनको उनके गद्दी से हटाने का प्रयास करता है मंत्री, ठीक है। किंतु कूटनीतिज्ञ चाणक्य जो होते हैं उनके प्रयास से जो मंत्री होता है वो ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि चाणक्य जो थे एक प्रकार से महामंत्री थे। चाणक्य एक प्रकार से महामंत्री क्या प्रधानमंत्री के पद पर थे। कुल मिलाकर के चाणक्य जो थे उन्हीं के कहने पर सब कुछ हुआ करता था। क्योंकि चाणक्य थे, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को छोटे से लेकर के बड़े तक एक प्रकार शिक्षा दी थी। हर प्रकार की शिक्षा चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य महोदय ने दी थी, और इसीलिए चाणक्य के कहने पर ही चंद्रगुप्त मौर्य हर चीज़ किया करते थे। अंत में चाणक्य जो है वो राक्षस मंत्री को चंद्रगुप्त का मंत्री बनाने में सफल हो जाता है। कहा गया है कि राजधर्म की उपेक्षा करने वाले नंदों को सिंहासन से हटा दिया गया। नंद मतलब जो नंद वंश का शासक था। मौर्य वंश से पहले एक प्रकार से भारत की गद्दी पर कौन बैठा था, नंद वंश से पहले एक प्रकार से मतलब कि मौर्य वंश से पहले नंद वंश का शासन था। उसी दौरान आप देखते हैं भारत में एक आक्रमण होता है, विदेशी इन्वेजन होता है, और वो एक प्रकार से था क्या नाम है, सिकंदर महान जो था, अलेक्जेंडर से जिसको कहते हैं अलेक्जेंडर, चूँकि उसका वास्तविक नाम था अलेक्जेंडर, को भारत में लोग सिकंदर कहने लगते। चूँकि हम लोग उतना ज़्यादा एक प्रकार से स्पष्ट नहीं बोल पाते इतना, चूँकि अलग अलग जगहों की भाषा को अपने अपने हिसाब से लोग बोलते हैं, तो हिंदी में वो चीज़ सिकंदर बन गई। अलेक्जेंडर से सिकंदर बन गया, ठीक है। ये है अलेक्जेंडर जो था, इसके गुरु थे अरस्तु, और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, चाणक्य। यानी चाणक्य और अरस्तु लगभग एक प्रकार से 100-150 सालों का ही अंतर दोनों में रहा होगा, और दोनों अपने हिसाब से बड़े विद्वान आदमी। चाणक्य भी एक प्रकार से कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ, इकोनॉमिक्स में एक प्रकार से समझे कि सारे विषय के ज्ञाता प्रोफेसर थे उस समय के चाणक्य। और सेम यही काम था अरिस्टोटल का। अरस्तु जो था वो सिकंदर का गुरु था, अरस्तु का गुरु था प्लेटो का गुरु था सुकरात यानी सोक्रेटिस, ठीक है। अरस्तु को अरिस्टोटल कहते हैं, लेकिन हम लोग उसको सरल के पाए उसको अरस्तु बोल देते हैं। सुकरात का नाम है सोक्रेटिस, लेकिन हम लोग उसको सुकरात बोल देते हैं, क्योंकि हम लोगों को सरल पढ़ने की आदत हो गई है। आप लोग ही एक प्रकार से कमेंट करते हैं कि सर जी क्या चैप्टर में फंसे हुए हैं, मॉडल पेपर दीजिए। अभी एग्ज़ाम आएगा तो आप मॉडल पेपर ही कहेंगे दीजिए। महासंग्राम कोई ऐसा वीडियो बनाओ गुरुजी जो सबका सब फंस जाए, ऐसे आप लोग कमेंट करते हैं। तो हम लोग हमेशा सरलता के मार्ग की ओर आगे बढ़ते हैं, कम समय में अधिक तैयारी की बात करते हैं। हम लोग एक प्रकार से हमेशा से ही ऐसा रहे हैं, तो यही चीज़ें हैं। तो उस दौरान एक प्रकार से नंद वंश का शासन था। घनानंद नाम का शासक था, वो नंद वंश की गद्दी पर बैठा था। चंद्रगुप्त मौर्य छोटे से थे। चाणक्य नंद वंश के दरबार में रहा करते थे, अमात्य के पद पर थे। अमात्य मतलब ब्राह्मण के रूप में थे, सलाहकार के रूप में थे, सलाह वगैरह दिया करते थे। तो चाणक्य जी जो थे बड़े विद्वान आदमी थे। तो विद्वान जो होती विद्वता कभी झुकती नहीं है, चाहे राजा हो चाहे महाराजा हो,
कोई हो, विद्वता कभी झुकती नहीं है। चाणक्य ने एक बार कोई मुद्दा हुआ तो उन्होंने जो है बताया इनको, नंदवंश के शासक घनानंद को, और बड़ा ही एक प्रकार से क्रूर शासक था नंदवंश का जो ये घनानंद था। ये एक प्रकार से क्रूर था, थोड़ा सा विलासी टाइप का एक प्रकार से था, मतलब जो है स्त्री या वैश्यागमन एक प्रकार से बोल सकते हैं कि करता रहा होगा। तो ये चीज़ें या जनता में एक प्रकार से गलत संदेश इसका जा रहा था। चाणक्य को ये बात पता लगी और चाणक्य ने एक प्रकार से इसको समझाने का प्रयास किया, तो इसने चाणक्य को लात मार दी या एक प्रकार से इसकी बेइज्जती कर दी सबके सामने। और चाणक्य ने एक प्रकार से, चाणक्य की चोटी जो थी खुल गई। जब ये चोटी जो मैं बांधे रखी हैं, ये ऐसी चोटी चाणक्य की मोटी सी चोटी होती थी, ठीक है, शिखा जिसको कहते थे, वो शिखा चाणक्य की खुल गई। अब जब चाणक्य की शिखा खुल गई, चाणक्य ने कहा आजीवन मैं प्रण करता हूँ जब तक नंद वंश को समाप्त नहीं कर दूंगा तब तक ये शिखा ये ब्राह्मण नहीं बांधेगा। इस तरीके से उस ब्राह्मण ने, और आपको बता दूँ ब्राह्मण एक प्रकार से जब अपने आप पर आता है, वास्तव में अगर आप समझें, मैं ये नहीं कि मैं ब्राह्मण हूँ तो ब्राह्मणों के लिए, आज आप वर्तमान मतलब भविष्य में आप देखें जितने भी रामायण महाभारत या पुराण जितने भी आप देखेंगे, वहाँ पर ब्राह्मणों का दबदबा क्या हो रहा, चूँकि शिक्षित रहे हैं, उनको एक प्रकार से मंत्रों पर एक ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना, सर्वे देवता मंत्राधीना ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना, मतलब कि जो देवता होते मंत्र के अधीन होते हैं, तक्षक से लेकर के इंद्र का सिंहासन तक एक प्रकार से ब्राह्मणों ने बुलवा लिया पृथ्वी पर। तो कहीं ना कहीं पे इसके अलावा तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में भी लिखते हैं कि इंद्र कुलिस मम सूल विशाला, भगवान शंकर कहते हैं कि इंद्र कुलिस मतलब होता है कि इंद्र का जो वज्र है वो, इंद्र कुलिस मम सूल विशाला, काल दंड हरिचक्र कराला, जो इनकर मारा नहीं मरई, विप्र द्रोह पावक सुजरी। विप्र से अगर आप द्रोह कर ले तो अग्नि की भांति भस्म हो जाता है, ये तुलसीदास जी कहते हैं। क्योंकि विप्र जो होता है पूजा पाठ करता है, दिन भर एक प्रकार से अध्ययन अध्यापन में लगा रहता है और वो आपके भले के लिए सोचता है। अगर आप उसकी बेइज्जती कर दें, सबसे बड़ा एक प्रकार से दंड तभी मिल जाता है। यानी अगर आपने ब्राह्मणों की अवहेलना करी, ब्राह्मणों को एक प्रकार से दंड दिया है, ब्राह्मणों को एक प्रकार से गलत टाइप का एक प्रकार से या उनकी बेइज्जती कर दी, तो आपकी खैर नहीं है, ये समझो। मतलब कहीं ना कहीं पे भगवान भी उससे रुष्ट हो जाते हैं। विप्र की एक प्रकार से अगर आप जो है मतलब कि तौहीनी करते हैं या उसको नीचा दिखाते हैं या उसको एक प्रकार से गाली गलौज करते हैं, उसको मारते पीटते, इसीलिए ब्रह्म हत्या और गौ हत्या जुगो जुग मानी जाती है। इसीलिए राजा लोग पहले के ब्राह्मणों पर, गऊ पर, स्त्रियों पर जो है वार नहीं करते थे। भगवान राम भी तो कहते हैं, ठीक है, कि तो कहीं ना कहीं पे इस पर चलेंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा। इंद्र कुलिस मतलब चौपाई का अर्थ अगर कहें तो बता दूं, इंद्र कुलिस मतलब होता है इंद्र का वज्र। इंद्र कुलिस मम सूल विशाला, मम माने भगवान शंकर का, स्वयं का, चूंकि भगवान शंकर अमरावती के जंगल में माता पार्वती को रामायण की कथा सुनाते हैं, इसीलिए यहाँ पर मम सूल विशाला है। मम माने मेरा, तो भगवान शंकर चूंकि मैंने मैं शैली अपनाई, मैं शैली में कथा पूरी भगवान शंकर माता पार्वती को कहते हैं, इसीलिए वहाँ पर कालदंड ममसूल विशाला, कालदंड हरि मतलब कि जो है इंद्र कुलिस ममसूल विशाला, कालदंड काल के दंड से, हरिचक्र कराला यानी सुदर्शन चक्र से, जो इनकर मारा नहीं मरी, विप्र द्रोह पावक सुजरी, विप्र से द्रोह कर लो तो आप भस्म हो जाओगे। आप सुदर्शन चक्र से बच सकते हो, आप इंद्र के वज्र से बच सकते हो, आप काल के फांस से बच सकते हो, आप मेरे त्रिशूल से बच सकते हो, लेकिन आप ब्राह्मण के द्रोह से नहीं बच सकते हो। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, ब्राह्मण से बैर नहीं करना चाहिए। या एक मतलब ये मैं आपको बता रहा हूँ, अब ऐसा नहीं कि भाई आपको कोई बोले, हालांकि किसी से भी बैर नहीं करना चाहिए, केवल ब्राह्मण ही नहीं, किसी से भी आपको बैर नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर चीज़ें, चाणक्य जो थे उसी, तो चाणक्य को जब भगा दिया तब चाणक्य जो थे इन्होंने क्या किया, प्रण ले लिया, ठीक है, भुज उठाए प्रणकीन, भुजा उठा करके जल लेकर के और प्रण कर लिया कि ये चोटी तभी बंधेगी जब नंद वंश समाप्त कर देंगे। और नंद वंश को समाप्त करके एक बच्चे को उठाया, उस बच्चे को राई से रंग मतलब कि एक प्रकार से एकदम छोटे से बालक को उठा करके राजा बना दिया, पूरे के पूरे अखंड भारत की कल्पना कर ली। और एक प्रकार से आप देखें, चंद्रगुप्त जो मौर्य का एक प्रकार शासन था वो अखंड भारत था, उस पर एक प्रकार से पूरा भारत जो है अपने में समा लिया था। वो थे चाणक्य, वो थे चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य कुछ नहीं जानते थे, उनको एक प्रकार से शिक्षा दिया, उनको अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दिया और उनको कूटनीति राजनीति सब कुछ सिखा दिया, वो चाणक्य थे। उन्हीं चाणक्य के एक प्रकार से उन्हीं चाणक्य और चंद्रगुप्त की वजह से ही सिकंदर जो था उसकी सेना में हलचल मचवा दी। ऐसे तमाम प्रकार के काम किए जिससे एक प्रकार सिकंदर जो था यहाँ से भाग गया। सिकंदर रास्ते में ही मर जाता है। फिर उसका जो एक प्रकार से मंत्री होता है या उसका जो एक प्रकार से मुखिया होता है, वो एक प्रकार से उसका नाम था क्या नाम था, शायद कुछ उसका नाम था भाई, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। उसकी पुत्री थी हेलेना, ठीक है। उसकी शादी बाद में फिर से वो आक्रमण करता है, ठीक है, वो बाद में फिर से आक्रमण करता है सिकंदर पर। मतलब सिकंदर का जो सेनापति होता है वो एक प्रकार से दोबारा से आक्रमण आकर के करता है, ठीक है।
और जब दोबारा आक्रमण करता है तो उस दौरान एक प्रकार से शासन होता है, मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य उसको पराजित करते हैं, और जब पराजित हो जाता है वो, तो उसके बाद में एक शर्त रखी जाती है कि अपनी पुत्री हेलेना का विवाह तुम चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दो। और ये भी बात जो है चंद्रगुप्त मौर्य को कौन बताता है? चाणक्य बताते हैं। और चाणक्य कहते हैं कि जो हेलेना और चंद्रगुप्त मौर्य से पुत्र होगा वो गद्दी पर नहीं बैठेगा, यानी कि एक प्रकार से वो शासन सत्ता पर नहीं बैठेगा। चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ये चाणक्य ने इसलिए किया था क्योंकि भविष्य में मान लेते चंद्रगुप्त मौर्य के लड़के पड़के जो हों वो उतने शक्तिशाली ना हो, तो एक प्रकार से जो यमन का आक्रमण है वो एक प्रकार से ना हो दोबारा। यमन से संधि कर लो यहीं पर, ठीक है, उनको पराजित भी कर दिया और उनसे संधि भी कर लो, ठीक है। मुझे उसका नाम नहीं ध्यान आ रहा है, बाद में भी ध्यान आएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। इस तरीके से नंद वंश के सिंहासन को हटा दिया और इस प्रकार खाली हुए सिंहासन पर बृषल यानी चंद्रगुप्त मौर्य को बृष यानी धर्म, बृष माने धर्म रूप से बैठाया गया, और इस तरीके से धर्म की स्थापना होती है। अखंड भारत की बात इन्होंने करी। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जान लेते हैं, कौन था भाई? अच्छा, इसी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही मेगस्थनीज आया था। मेगस्थनीज जो था वो एक प्रकार से हेलेना की मतलब की हाल चाल के लिए आया था। मेगस्थनीज जिसने इंडिका नाम की पुस्तक लिखी। इंडिका नाम की पुस्तक जो है वो भी भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी देती है। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही रहा करता था, क्योंकि मेगस्थनीज जो था एक प्रकार से वो कुछ चिट्ठी उट्ठी लिख करके यमन में एक प्रकार से जो हेलेना के पिताजी थे उनको चिट्ठी पहुंचाता था। यानी कि एक प्रकार से जो क्या नाम है उनके, जो सेनापति थे, ठीक है, किसके? सिकंदर के सेनापति था, ठीक है। बाद में सिकंदर के मरने के बाद में वही एक प्रकार से शासन, यमन का शासन संभालता है। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद के प्रथम संस्थापक। साम्राज्यवाद मतलब कि अपने विस्तार को, अपने साम्राज्य को बढ़ाने वाले, सिकंदर के सैनिकों को विगलित कर देने वाले, सिकंदर के सेल्यूकस निकेटर, हाँ, सेल्यूकस निकेटर जो था इसी की पुत्री थी हेलेना। सेल्यूकस निकेटर ही चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध लड़ा था और चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को दौड़ा दौड़ा के मारा था, पराजित किया था। ये सेनापति है सिकंदर महान का। सिकंदर महान जिसको कहते हैं उसी का सेनापति था। इसको पराजित किया चंद्रगुप्त मौर्य और एक प्रकार से चाणक्य जी ने, ठीक है। फिर इसकी पुत्री हेलेना थी, उसी से विवाह हो जाता है, जिसकी आज्ञा का पालन हिमालय से लेकर के दक्षिण सागर के 12 मतलब बाहर स्थित राजे महाराजे भी किया करते थे। यानी हिमालय पर्वत से लेकर के और सागर तक यानी उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक सारा का सारा शासन जो था चंद्रगुप्त मौर्य की मुट्ठी में था। सभी राजा महाराजा इसके आगे नतमस्तक हुआ करते थे, ठीक है। इसकी गणना, चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महानतम शासकों में की जाती है। इसका जन्म जो हुआ था मुरा नाम की दासी से हुआ था। मुरा नाम की एक दासी थी नंदवंश में, उसी के एक प्रकार से इसका जन्म हुआ था। नंद की रखेल थी वो, नंदवंश की मतलब जो घरानंद थे उन्हीं की रखेल थी, और उन्हीं से पुत्र हुआ था। मुरा नाम की दासी थी जो रखेल थी, उसी से एक प्रकार से जन्म हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का। किसी गडरिये ने उसका पालन पोषण किया था। बाद में उसे किसी शिकारी ने खरीद लिया चंद्रगुप्त मौर्य को। एक दिन वह खेल खेल में राजा बन बैठा तथा अन्य बालकों को उसने दूसरे पदों पर नियुक्त कर दिया। और एक प्रकार से जो भेड़ वगैरह चला रहे थे या एक प्रकार से सब चरा रहे थे, मतलब कि कुछ पशु वगैरह चला रहे थे, वहीं पर एक बड़ा पत्थर लिया, उस बड़े पत्थर पर खुद अपना बैठ गया और उसके बाद में तमाम सारे लोगों को नीचे बैठाया और वहाँ पर सभी लोगों से बोलो तुम्हारी क्या शिकायत है। सबसे एक प्रकार से राजा महाराजा की तरह बात करने लगा, ठीक है। संयोग से इसी समय चाणक्य वहाँ पर आ जाते हैं और चाणक्य इसको देखते हैं, इसके अंदर राज्य कौशल देखते हैं, इसके अंदर स्किल देखते हैं कि भाई ये राजा बनने के योग्य है। इसको उठाते हैं वहाँ से और एक प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य को एक प्रकार से बहुत ज़्यादा एक प्रकार से सिखाते हैं। वो चंद्रगुप्त मौर्य से अत्यधिक प्रभावित भी चाणक्य हो जाते हैं और शिकारी को 1000 कसारपण, उस समय कसारपण नाम के सिक्के चलते थे, तो चाणक्य ने 1000 कसारपण उस शिकारी को दिया, कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य को मुझे दे दो। चंद्रगुप्त मौर्य को वहाँ से चाणक्य खरीद लेते हैं और इस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य को खरीद करके चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का सम्राट बना देते हैं। वो है चाणक्य, ठीक है। तो चाणक्य बहुत विद्वान, बहुत प्रतापी, बहुत कूटनीतिज्ञ, बहुत विद्वान और बहुत ही ज़्यादा एक प्रकार से जो है कहीं ना कहीं पे एक जो है एक चाणक्य नीति आज भी एक प्रकार से लोग पढ़ते हैं और वर्तमान में भी प्रासंगिक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन से हर्षवर्धन। हर्षवर्धन कौन था? हर्षवर्धन भी बड़ा प्रतापी शासक है। हर्षवर्धन वंश का सबसे प्रतापी शासक था। वह 606 ईस्वी में जटिल परिस्थितियों में राज्याभिषेक करवा करके राजा बनता है। चूँकि उस समय जब ये राजा बना तब इसके पिताजी या इसके जो एक प्रकार से जो है बहनोई यानी जब जो गृहवर्मन थे उनको एक प्रकार से उनकी हत्या हो चुकी थी, मतलब कई सिचुएशन थी। अपनी चारित्रिक उपलब्धियों और महानताओं से हर्ष ने वर्धन वंश का साम्राज्य विशाल बना दिया। प्रजा के लिए ऐसा लोक हितकारी प्रशासन दिया था कि हर्ष की गणना भारत के महानतम सम्राटों में होने लगी।
उसमें अशोक और समुद्रगुप्त दोनों के गुणों का समन्वय था। अशोक चूंकि मौर्य वंश के शासक हैं, समुद्रगुप्त गुप्त वंश के सबसे प्रतापी शासक। अशोक जो है मौर्य वंश के सबसे प्रतापी शासक। तो अशोक और चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त दोनों के गुण को अगर मिला लें तो उसके बाद में हर्षवर्धन निकलता है, तो हर्ष पुष्यभूति वंश का। तो इनके गुणों का समन्वय था, इसीलिए तो डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार, जो कि एक प्रकार से आर सी मजूमदार बड़े ज़बरदस्त इतिहासकार हैं, इन्होंने कहा कि निस्संदेह वह प्राचीन भारत के महान शासकों में से एक था। कौन? हर्षवर्धन। और बिल्कुल था, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो ये था चंद्रगुप्त, मतलब कि ये था हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है सती प्रथा। सती प्रथा के बारे में कुछ बताएं। सती प्रथा में जीवित विधवा पत्नी को उसकी इच्छा से मृत पति की चिता पर जिंदा ही जला दिया जाता था। यानी एक प्रथा थी, अगर मान लेते शादी हुई है, पति पहले मर जाता है तो पत्नी उसके साथ सती हो जाती थी। ये एक प्रकार से प्रथा होती थी। ठीक है, यही प्रथा एक प्रकार से सती प्रथा के नाम से विख्यात थी। ठीक है, विधवा हुई महिला अपने पति के अंतिम संस्कार के समय स्वयं भी उसकी जलती हुई चिता में कूद करके आत्मदाह कर लेती थी। इस प्रथा को लोगों ने देवी सती का नाम दिया था। देवी सती ने अपने पिता राजा दक्ष के द्वारा उनके पति शिव का अपमान न सह सकने के कारण से यज्ञ की अग्नि में जल करके अपनी जान दे दी थी। तभी से एक प्रकार से यह प्रथा, चूँकि दक्ष प्रजापति की पुत्री थी माता सती, और सती जब एक प्रकार से जो है सती को एक बार नहीं बुलाया जाता है वहाँ पर यज्ञ में, तो भगवान शंकर से कहते हैं कि मुझे जाना है। भगवान शंकर कहते हैं बिना बुलाए कहीं पर जाना नहीं चाहिए। जहाँ जिस सभा में अपने आप को ऐसा लगे कि हम थोड़ा नीचा प्रतीत करें, उस सभा में भी नहीं जाना चाहिए। यानी बड़े लोगों की सभा में कभी नहीं जाना चाहिए जहाँ पर आपकी रिस्पेक्ट ना हो, आपकी इज्जत ना हो। ठीक है, वहाँ पर जाने से आपका मान ही भंग होगा। लेकिन माता सती जाती हैं और तभी भगवान शंकर संकल्प कर लेते हैं कि शिव संकल्प कीन मन माही, और यह तन भेंट सती अब नाही। यानी सती एक प्रकार से मतलब संकल्प ही कर लिया कि अब इस तन से या सती वाले तन से भेंट अब भगवान शंकर का नहीं होगा। सती का एक प्रकार से जो शरीर है वो जानते थे भगवान शंकर पहले से, जाती हैं, उनका रिस्पेक्ट नहीं होता। भगवान शंकर को बुरा भला दक्ष प्रजापति और वहाँ के लोग बोलते हैं, वो यज्ञ हवन में कूद जाती हैं और उसके बाद में एक प्रकार से भस्म हो जाती हैं। फिर अग्नि देवता मारे डर के भगवान शंकर को उनकी चिता देते हैं, मतलब कि उनकी लाश देते हैं। भगवान एक प्रकार से उस लाश को लेकर के पूरे ब्रह्मांड में घूमते हैं। फिर उसके बाद में जब कहीं पर एक भगवान शंकर अपनी त्रिनेत्र खोल करके और एकदम से हाहाकार मचा हुआ है पूरे के पूरे संसार में, उस दौरान भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के 108 टुकड़े करे शरीर के, और एक एक जो एक प्रकार से उनका टुकड़ा जहाँ जहाँ पर गिरा वहाँ वहाँ पर जो है खंडपीठ बनी, शक्तिपीठ बनी दुर्गा जी की। और इसीलिए 108 जो खंडपीठ है वो एक प्रकार से बनी। जैसे कि आप देखते मुंबा देवी मुँह गिरा, पाटन देवी में पट गिरा, ऐसे ऐसे करके ज्वाला देवी में उनकी जो गुस्सा था, माता सती का गुस्सा था, यानी ज्वाला, वो ज्वाला देवी में गिरी, इसलिए ज्वाला जलती रहती है। तो कहीं ना कहीं पे ये पूरी की पूरी कथा जो माता, तो उसी से एक प्रकार से संबंधित है सती प्रथा कि भाई अपने पति, जब उसका पति नहीं रह जाता तो पत्नी का जीने का कोई अधिकार नहीं, ऐसा प्रथा था, प्रथा था, मतलब कि प्रथा थी ये। अब जाकर के प्रथा 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में प्रथा खत्म करी गई और इसको कानूनी बैन लगा दिया गया। और ज़रूरी भी है, चूँकि भाई ये प्रथा जो थी उस समय की थी, ये प्रथा उतनी ठीक नहीं है मेरे हिसाब से, चूँकि पहले विधवाओं का विवाह नहीं होता था। तो जब सती प्रथा एक प्रकार से ख़त्म की गई तो विधवा विवाह की एक प्रकार से बात आने लगी, तो विधवा विवाह की बात भी शुरू हो गई। अगला क्वेश्चन है तराइन का प्रथम युद्ध, इसके बारे में कुछ बताएं। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तराइन यानी थानेश्वर तथा करनाल के बीच का एरिया पड़ता था जो तराइन, ये मैदान बड़ा सा मैदान है। इसके रण क्षेत्र में दोनों की सेनाओं के बीच में युद्ध होता है। मोहम्मद गौरी घायल हो गया। यदि एक खलजी सैनिक उसे लेकर के रणभूमि से भाग ना गया होता तो रक्त बहने से गौरी की मृत्यु भी हो जाती थी, मतलब हो जाती। मोहम्मद गौरी बड़ी कठिनाई से अपनी मातृभूमि को पहुंच सका और इस पराजय से मोहम्मद गौरी की प्रतिष्ठा को गहरा धक्का लगा। और पृथ्वीराज चौहान ने बता तो रहे बहुत दौड़ा दौड़ा के मारा था इसको, लेकिन बाद में क्या था भाई, उन्हें हत्थों पर वार नहीं करना, उसको छोड़ दिया और इस तरीके से वो बच जाता है। फिर दोबारा 1192 में फिर से आक्रमण करता है, तराइन का द्वितीय युद्ध होता है और पृथ्वीराज चौहान उसमें मारा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय का नागवंश से संबंधों का उल्लेख कीजिए। चंद्रगुप्त द्वितीय का नागवंश से क्या संबंध था, फटाफट से आप बताएंगे। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है ये, आपकी परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन आते रहते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न लगातार मैं देता रहता हूँ। देखिए, नागवंश का राजनीतिक इतिहास गुप्तों से भी प्राचीन माना जाता है। गुप्तों के आविर्भाव के पूर्व इस वंश के लोग शक्तिशाली माने जाते थे।
उनकी विभिन्न शाखाएं पद्मावती, विदिशा तथा अहिछत्र में शासन करती थीं। मतलब कि पद्मावती, विदिशा और अहिछत्र एरिया में एक प्रकार से शासन होता था नागवंश के लोगों का, जो उस समय के प्रमुख ऐतिहासिक केंद्र हुआ करते थे। प्रयाग प्रशस्ति जो कि एक अभिलेख है समुद्रगुप्त के, ठीक है, तो के अनुसार समुद्रगुप्त ने नागदत्त, गणपति नाग, नागसेन, अच्युत तथा नंदी को पराजित किया था। और ये सब नागवंश के ही शासक हैं। नागदत्त, गणपति नाग, नागसेन, अच्युत और नंदी, ये सब नागवंश के शासक हैं जिनको समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। समुद्रगुप्त जीवन में जितना युद्ध लड़ा, कोई भी युद्ध हारा नहीं। 100 से अधिक युद्ध लड़ा, 100 से अधिक युद्ध हारा नहीं, कोई भी युद्ध नहीं हारा। सबको दौड़ा दौड़ा के मारा, कोई भी सामने आ जाए, वो था समुद्रगुप्त, ठीक है। तो परंतु इसका समूल विनाश नहीं हुआ, किसका? नागवंश का। इस वंश के लोगों के साथ अपने संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे, ये गुप्त वंश के ही, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपना विवाह नागवंश की राजकुमारी एक थी उन्हीं से कर लिया, ताकि एक प्रकार से नागवंश की जो बैरता है या दुश्मनी जो है वो दुश्मनी खत्म हो जाए। पहले दुश्मनी खत्म करने का एक ही तरीका होता था, राजा की पुत्री से शादी कर लो या फिर संधि कर लो। तो लोग शादी करते थे या संधि करते थे, ठीक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया? अपना विवाह एक प्रकार से किससे कर लिया? नागवंश की राजकुमारी थी कुबेर नागा से, उन्हीं कुबेर नागा से कर लिया एक प्रकार से। इससे प्रभावती गुप्ता नामक कन्या उत्पन्न होती है। प्रभावती गुप्ता के एक प्रकार से पिताजी कौन थे? तो चंद्रगुप्त गुप्ता जो थे, चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे, ठीक है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी इनको कहा जाता है। तो प्रभावती गुप्ता जो थी एक प्रकार से वो पुत्री थी चंद्रगुप्त द्वितीय और नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा की पुत्री थी प्रभावती गुप्ता, ठीक है। पूना ताम्रलेख में महादेवी कुमार नागा को नागकुल में उत्पन्न यानी नागकुल संभूता कहा गया है। डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार, आरसी मजूमदार का अभिमत है कि इस संबंध के कारण इस गुप्त नरेश की अपनी नव स्थापित सार्वभौम सत्ता को सुदृढ़ करने में सहायता उपलब्ध हुई। यानी कि इस विवाह से जो एक प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य, मतलब कि चंद्रगुप्त द्वितीय थे, एक प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय, ये एक प्रकार से इनको बहुत ज़्यादा एक प्रकार से प्रॉफिट हुई है, ठीक है। नागवंश का जो टेंशन था ये खत्म होता है इससे। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन से, ये प्रश्न हमेशा प्रश्न पूछा जाता रहता है और ये प्रश्न आएगा। प्रतिहार शासक था नागभट्ट द्वितीय, उस पर एक टिप्पणी लिखिए। देखिए, वत्सराज का योग्य उत्तराधिकारी नागभट्ट द्वितीय था। नागभट्ट द्वितीय बहुत ही फेमस शासक है, बहुत ही प्रसिद्ध शासक है, प्रतिहार वंश का शासक है। वत्सराज का योग्य मतलब पुत्र था, ये उत्तराधिकारी था सबसे ज़्यादा। कट्टर साम्राज्यवादी था, मतलब अपने साम्राज्य को विस्तार करने का प्रयास हमेशा क्या करता था? साम्राज्यवाद का मतलब यही होता है। उसे कान्यकुब्ज पर आधिपत्य स्थापित कर लिया था। कान्यकुब्ज जो एरिया है वहाँ पर इसने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। अपनी राजधानी इसने अवंती से हटा करके कन्नौज को बनाया। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न भी पूछता है कि अवंती से राजधानी को हटा करके कन्नौज किसने बनाया? तो प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय ने बनाया। उसने मुंगेर से मगध और बंगाल के शासक धर्मपाल को पराजित किया, ठीक है। इसके अलावा मुंगेर के पास पाल प्रतिहार के मध्य में जो संघर्ष हुआ, युद्ध हुआ, पाल वंश के शासक जो गुजरात के पाल थे, प्रतिहार वंश के जो शासक थे, उन दोनों के बीच में एक प्रकार संघर्ष हो रहा था जिसमें प्रतिहारों को सफलता मिलती है। उसके अतिरिक्त उसने मतलब कि आनर्त यानी जो उत्तरी काठियावाड़ का इलाका है, मालवा का इलाका है, मत्स्य इलाका है, पूर्वी राजपूताना इलाका जो है, किरात, तुरुस्क और कौसाम्बी के वत्सों को पराजित किया। वत्सराज जो थे वत्सों को पराजित किया। आंध्र, सिंध, विदर्भ और कलिंग के राजाओं ने उसके प्रति वैसा ही आत्मसमर्पण किया जिस तरह से पतंग दीप शिखा के प्रति समर्पण करते हैं। जिस तरीके से एक दीपक रखा होता है, ठीक है, ढिबरी देखें कभी या एक दिया देखें हैं तो दिया के किनारे किनारे जिस तरीके से पतंगे दिया के किनारे किनारे घूमते घूमते उसी में आत्मदाह कर लेते हैं, ऐसे ही एक प्रकार से नागभट्ट द्वितीय के समक्ष एक प्रकार से जितने भी एक प्रकार से एरिया के सब शासक रहे वो एक प्रकार से सब जैसे नतमस्तक हो जाते थे। नागभट्ट द्वितीय वो था। नागभट्ट द्वितीय बहुत ही प्रतापी शासक था, बहुत ही विद्वान शासक था। प्रारंभ में नागभट्ट द्वितीय गोविंद तृतीय के द्वारा पराजित हुआ था। गोविंद तृतीय शासक के द्वारा नागभट्ट द्वितीय शुरुआत में पराजित हुआ था, परंतु 1814 ईस्वी में गोविंद तृतीय की मृत्यु के बाद में राष्ट्रकूटों के आंतरिक कलह के कारण से क्या हुआ, नागभट्ट द्वितीय को उसके खतरे से मुक्ति मिलती है। और चूंकि जो एक प्रकार से ये था राष्ट्रकूट वंश, उसका खतरा भी इसके दिमाग से टल जाता है। नागभट्ट द्वितीय एक प्रकार से जब गोविंद तृतीय की मृत्यु, चूंकि गोविंद तृतीय भी प्रतापी शासक है, राष्ट्रकूट वंश का शासक है, ये प्रतिहार वंश के शासक हैं नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय को एक प्रकार से अब टेंशन मुक्त हो गई कि भाई अब चलो तृतीय मर गया ये गोविंद तृतीय, चूंकि उसी से डरते थे, उससे पराजित हुए थे एक बार, तो उसके खतरे से मुक्ति मिली और वह अपने वंश का वास्तविक संस्थापक था नागभट्ट द्वितीय, ठीक है। नागभट्ट द्वितीय उत्तर भारत का एक शक्तिशाली सम्राट था, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा, ऐसे ही प्रश्न मैं लगातार देता रहता हूँ। अगला क्वेश्चन आ चुका है, भोज की सांस्कृतिक उपलब्धियां लिखिए। महाराजा भोज बड़े प्रतापी शासक रहे हैं। विजेता के साथ साथ साहित्य, संस्कृति और कला के बहुत बड़े प्रेमी और संरक्षक भी रहे हैं ये। ठीक है, कविराज भी इनको कहा जाता है, चूँकि ये एक प्रकार से खुद भी कवि थे बहुत बड़े। उनकी प्रसिद्धि उनकी योग्य शासन व्यवस्था से, आदर्श न्याय थे, उनका पांडित्य, विद्या और कला को प्रश्रय देने के कारण से उनको बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली और भारतीय इतिहास में उनका नाम आदर के साथ आज भी लिया जाता है। उसने यानी कि महाराजा भोज ने साहित्य, व्याकरण, धर्म, दर्शन, गणित, वैद्यक, वास्तुकला, कोश आदि पर अनेक पुस्तकें लिखी। सरस्वती कंठाभरण इसकी पुस्तक है। शब्द अनुशासन नाम की पुस्तक लिखी महाराजा भोज ने। ठीक है, सम्रांगण सूत्रधार पुस्तक लिखी। ये सब पुस्तकें बड़ी फेमस, सरस्वती कंठाभरण हो गई या शब्द अनुशासन या सम्रांगण सूत्रधार, ये सब पुस्तकें महाराजा भोज की पुस्तकें हैं जो कि इसकी सांस्कृतिक उपलब्धियों को एक प्रकार से निखारती हैं, दिखाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से महाराजा भोज के बारे में आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है भाई कि महाराजा भोज परमार या महाराजा भोज जो थे परमार वंश के शासक थे, तो भोज परमार के साम्राज्य विस्तार का उल्लेख कीजिए। भोज अपने समय के उत्तर और दक्षिण भारत के सभी प्रमुख राजाओं को उसने एक एक बार अवश्य पराजित किया। यानी राजा भोज प्रतापी, पढ़ने लिए मतलब कि विद्वान तो थे ही, कवि भी तो थे ही, लेकिन इसके अलावा एक प्रकार से वो एक ऐसे राजा थे जिसने पराजित भी सभी को किया। सभी शासक उसके भय से त्रस्त थे, डरते थे। भोज का साम्राज्य पूर्व में कलिंग और चेदी से लेकर के उत्तर तथा पूर्वोत्तर में ग्वालियर से होते हुए उत्तर प्रदेश और बिहार का कुछ भाग, पश्चिम में लाट और वहाँ से समुद्र के किनारे किनारे का जो अपरांत और कोंकण का एरिया है, उत्तर और उत्तर पश्चिम में मेवाड़ और मारवाड़ के एक बड़े भूभाग तक एक प्रकार से महाराजा भोज का जो इस साम्राज्य था वो विस्तार फैला हुआ था। यानी उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चौतरफा एक प्रकार से इनका विकास था और चारों दिशाओं में इनकी ध्वजा पताका जो थी, इनका कीर्ति स्तंभ वो लहरा रहा था। ये थे महाराजा भोज। प्रश्न अगला आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। ये प्रश्न परीक्षा में आएगा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है? ये प्रश्न एक प्रकार से बड़ा फेमस है। डॉक्टर B.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है, जिसका कारण कई सारे बताए जाते हैं। हालांकि मैंने आपको बताया कि भाई इनको भारत का नेपोलियन नहीं, बल्कि इनको एक प्रकार से यूरोप का समुद्रगुप्त कहा जाना चाहिए। यूरोप का एक प्रकार से नेपोलियन को यूरोप का समुद्रगुप्त कहना चाहिए, ऐसा उचित होगा। ठीक है, हालांकि चले जो भी है इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। ये प्रश्न लगातार परीक्षा में आता है, इसलिए मैंने चर्चा करने का प्रयास किया इस पर। देखिए, जिस प्रकार नेपोलियन एक महान योद्धा था, विजेता था, उसी प्रकार से समुद्रगुप्त जो था एक महान योद्धा और विजेता था। ठीक है, नेपोलियन तो एक आध युद्ध हारा भी, लेकिन समुद्रगुप्त एक भी युद्ध नहीं हारा। क्लियर। दूसरी विशेषता ये कि अपनी योग्यताओं के आधार पर नेपोलियन ने समस्त यूरोप को आतंकित कर दिया था। पूरे के पूरे यूरोप को एक प्रकार से नेपोलियन बोनापार्ट ने आतंकित कर रखा था अपने भय से। उसी प्रकार समुद्रगुप्त ने भारत के नृपतियों को यानी राजाओं को आतंकित कर रखा था। भारत के राजा थर थर काँपते थे समुद्रगुप्त का नाम सुनते ही कि भाई समुद्रगुप्त की सेना आ रही, समुद्रगुप्त से डरते थे। तीसरी बात, अनेक राजाओं ने समुद्रगुप्त की अधीनता उसी प्रकार स्वीकार कर ली थी जैसे नेपोलियन की अधीनता स्पेन, हॉलैंड आदि ने स्वीकार कर ली थी। यहाँ तक कि आप देखते जहाँ समुद्रगुप्त जाता था उसके आगे सब नतमस्तक होते चले आते थे। ऐसे ही नेपोलियन था जो कि यूरोप में काम कर रहा था। ठीक है, इसके अलावा और भी इसके तर्क दिए जाते हैं, जैसे कि नेपोलियन की भांति समुद्रगुप्त अनेक विदेशी राजाओं, खास करके जितने भी आक्रमण हुए हैं समुद्रगुप्त के दौरान, चाहे भारत में शक आए हैं, कुषाण आक्रमण हुआ, कुषाण शक सभी को दौड़ा दौड़ा करके यहाँ से खदेड़ा। ठीक है, ये था समुद्रगुप्त। तो इसने अधीनता कभी किसी की स्वीकार नहीं की, सबको पराजित ही किया। इस प्रकार डॉक्टर B.A. स्मिथ का कहना है कि समुद्रगुप्त ने नेपोलियन की भांति जीवन भर युद्ध किए और विशाल साम्राज्य स्थापित किया। यद्यपि नेपोलियन को वाटरलू के युद्ध में पराजित होना पड़ा और उसे अपने पतन का सामना करना पड़ा, परंतु समुद्रगुप्त को कभी पराजय का मुंह नहीं देखना पड़ा। यानी समुद्रगुप्त आज तक एक युद्ध हारा नहीं, ऐसा कोई भी एक प्रकार से मतलब कि कोई भी अभिलेख या कोई भी पुस्तक में ये नहीं मेंशन है कि समुद्रगुप्त आज तक एक युद्ध हारा हो। यानी समुद्रगुप्त जितने भी युद्ध लड़ा सारे के सारे युद्ध उसने जीता ही हमेशा। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है भैया, सिंधु घाटी सभ्यता पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। देखिए, प्रागैतिहासिक काल में लोग पत्थर से बने और औजारों और शस्त्रों का उपयोग करते थे। इसके बाद लोगों ने धातुओं का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया। तांबा ऐसी पहली धातु थी जिसका उपयोग व्यक्ति ने औजार बनाने के लिए सबसे पहले किया। धीरे धीरे भारतीय उपमहाद्वीप में अनेक ऐसी सभ्यताओं का विकास होना शुरू हुआ जो पत्थर और तांबे के औजारों के उपयोग पर आधारित थी। वे इस प्रयोजन के लिए कांसे का उपयोग भी करती थी, जो तांबे और रांगे यानी टिन और तांबा के मिलने से रांगा मतलब वो बनता था। ठीक है, कांसा।
इतिहास में इस चरण को ताम्रपाषाण युग के नाम से जाना जाता है। भारत में ताम्रपाषाण काल का सर्वाधिक उदीयमान अध्ययन है। हड़प्पा की सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, उसके बारे में कुछ बातें हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की अगर बात की जाए महोदय, तो हड़प्पा सभ्यता के दो महत्वपूर्ण स्थलों की खुदाई एक प्रकार से होती है, जिसके माध्यम से हमको हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। 1920 से 22 ईस्वी में इसकी खुदाई करी जाती है। रावी नदी के किनारे बसा हड़प्पा शहर और दूसरा शहर है सिंधु नदी के किनारे बसा मोहनजोदाड़ो। सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदाड़ो बसा है और हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर बसा हुआ शहर है। दोनों से एक प्रकार तमाम प्रकार के अवशेष मिले, जो कि उस दौरान की सभ्यता के एक प्रकार से नमूने हैं। ठीक है, पुरातात्विक खोजों के आधार पर हड़प्पा की सभ्यता को 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के कालखंड के बीच माना जाता है और इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी पुकारा जाता है, क्योंकि प्रारंभ में इसकी जितनी भी बस्तियों की खोज हुई है वो सभी सिंधु नदी या इसकी सहयोगी नदियों के पास हुआ है, इसके आसपास के मैदानों में स्थित थी। परंतु बाद में इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना गया, क्योंकि हड़प्पा ही वह पहला स्थान था जिससे इस सभ्यता का अस्तित्व प्रकाश में आया। इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि सिंधु नदी सबसे बड़ी नदी थी उस आसपास के लिए। इसीलिए हर एक सभ्यता का विकास आप देखेंगे किसी न किसी नदी किनारे हुआ, जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता भी नदियों किनारे हुई। ठीक है, चीन की सभ्यता का विकास भी नदियों किनारे हुआ। ऐसे जितनी भी सभ्यताओं का विकास हुआ, सब की सब सभ्यताओं का विकास किसी न किसी नदी के किनारे जरूर हुआ है। और इस दृष्टिकोण से अगर देखें तो ये सिंधु नदी एक प्रकार सबसे फेमस नदी है जिसके किनारे इस सभ्यता का विकास हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता बेसिकली एक अपने आप में वैज्ञानिक सभ्यता थी। इसका बसाव जो था समकोण पर एक दूसरे की सड़कों काटती थी, सड़कें नाली ढकी हुई होती थी, इस तरीके से बड़ी फेमस चीज़ें थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में विस्तार से हम लोग चर्चा करते रहेंगे। इतना अगर आप इसमें लिख देंगे तो आपका काम हो जाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में 100% आने वाला प्रश्न है। ये प्रश्न थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, दो प्रतापी शासक के बीच में युद्ध हुआ है। अब ये युद्ध एक प्रकार से बड़ा फेमस युद्ध रहा है। कौन सा युद्ध भैया? हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय का। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय, इन दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ है या इन दोनों के बीच में जो संघर्ष हुआ है, ये प्रश्न दीर्घोत्तरी ने पूछा था खूब ज़्यादा कि हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य युद्ध तथा तिथि का उल्लेख कीजिए। देखिए, हर्ष का प्रतिद्वंदी नरेश था, चालुक्य वंश का शासक था। हर्षवर्धन थे पुष्यभूति वंश के महानतम शासक और चालुक्य वंश के महानतम शासक था पुलकेशिन द्वितीय। दोनों के बीच में बहुत भयानक युद्ध हुआ। दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे, कंपटीटर थे। दोनों शासकों की महत्वाकांक्षाओं ने युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। दोनों सेनाओं में संघर्ष संभवतः नर्मदा नदी के निकट किसी स्थान पर हुआ था, ऐसा एक प्रकार से लोगों को मतलब पता चलता है। युद्ध में विजय किसकी हुई यह निश्चित रूप से कहना कठिन है, लेकिन ह्वेनसांग के अनुसार चूँकि ह्वेनसांग जो था वो हर्षवर्धन के समय में भारत में आया था। ह्वेनसांग विदेशी यात्री है, चीन का यात्री है, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आया था। तो इसने एक प्रकार से अपने पुस्तक में लिखा, ह्वेनसांग कहता है कि हर्ष का चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय से संघर्ष हुआ, जिसमें हर्ष की अपार क्षति हुई, यानी हर्षवर्धन पराजित हुआ। हर्षवर्धन को एक प्रकार से पुलकेशिन द्वितीय से पराजय का मुँह देखना पड़ा, उसे पीछे हटना पड़ा। किसको? हर्षवर्धन को। राजा शिलादित्य यानी हर्ष, जिसको शिलादित्य के नाम से भी जानते हैं, अत्यंत सैनिक शक्ति और सैनिकों के कौशल पर फूलता हुआ इस राजा पुलकेशिन के विरुद्ध लड़ा, परंतु ना तो उसे हरा सका और ना ही बंदी बना सका। 634 ईस्वी के जो रवि कीर्ति नाम के एक प्रकार से विद्वान है, उनकी रचना है एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख से ज्ञात होता है कि हर्ष और पुलकेशिन के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष की हार हुई। तदनुसार जिसके चरण कमलों पर अपरिमित समृद्धि से युक्त सामंतों की सेना नतमस्तक होती थी, उस हर्ष आनंद जो था युद्ध में मारे हुए हाथियों का विभत्स दृश्य देख करके विचलित हो गया। कुल मिलाकर के हर्षवर्धन जो था एक प्रकार से पुलकेशिन द्वितीय से केवल पराजित हुआ, बाकी लोगों से पराजित वो भी ज़्यादा नहीं हुआ है। ठीक है, हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध की तिथि के संबंध में विवाद है और वास्तव में 633 से 634 ईस्वी के एहोल अभिलेख में उल्लेख होने के कारण से यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि 634 ईस्वी के पहले ही युद्ध लड़ा गया होगा। चूँकि पहले लड़ा गया था, इसीलिए 634 से 33 वाला जो अभिलेख है, 34 में जो लिखा गया एहोल अभिलेख रवि कीर्ति के द्वारा, उसमें इसका मेंशन है। 629 ईस्वी में वल्लभी नरेश दत्त द्वितीय का काल प्रारंभ होता है। इस युद्ध के पश्चात ही हर्ष पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध प्रारंभ हुआ होगा। अतः 630 से 634 ईस्वी के बीच में यह युद्ध निर्धारित करना उपयुक्त प्रतीत होता है। इस समय यह युद्ध लड़ा गया होगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे।
अगर आपको कोर्स वगैरह लेना है, ठीक है, एक बात ध्यान रखेंगे, अगर जैसे आपको प्रथम सेमेस्टर में है और इसका पूरा का पूरा पीडीएफ प्राप्त करना है, पूरा का जैसे ये मैंने जो यहाँ पर आपको समक्ष समझाया लिख करके, अगर इसका आपको पीडीएफ लेना है या एक प्रकार से और एक सब्जेक्ट की आपको तैयारी करनी है, हर एक सब्जेक्ट की पीडीएफ वगैरह प्राप्त करनी है, वीडियो लेक्चर्स आपको देखने हैं, पीडीएफ प्राप्त करनी है, मॉडल पेपर देखने हैं, क्वेश्चन पेपर देखने हैं, आपको को करिकुलर परीक्षाओं की तैयारी करनी है, तो मात्र और मात्र 100 रुपये सभी की फीस है। कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, 100 रुपये में ही सारे सब्जेक्ट की तैयारी आपकी होगी, ठीक है। जिनमें जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ उन्हीं सब्जेक्ट की बात मैं कर रहा हूँ। लगभग आपको क्या करना क्या है, 91 61 93 60 62 ही मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इसी पर आप सभी को व्हाट्सअप करना है। और जैसे ही व्हाट्सअप करेंगे आपको एक प्रकार से कहना है कि सर जी हमारा सब्जेक्ट ये है, हम इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हैं, हमको एक हमारा सब्जेक्ट ये है, हमारा नाम ये है, हमको एक प्रकार से कोर्स चाहिए, या एक प्रकार से तो कोर्स आपका इसमें एक प्रकार से कोर्स जो होगा उसमें हिंदी, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, शिक्षा शास्त्र, होम साइंस, ऐसे और तमाम प्रकार के सब्जेक्ट, को करिकुलर सब्जेक्ट आपका सब इंक्लूड है। मात्र और मात्र 100 रुपये में अभी तुरंत एडमिशन लें। बहुत ही एक प्रकार से छोटी समय चल रही है, जल्दी से जल्दी एडमिशन करवा लें, ताकि एक प्रकार से बाद में अगर बाद में हो सकता है इसकी फीस बढ़ा भी दी जाए, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग मात्र 100 रुपये में ही इस कोर्स को ज्वाइन कर लें, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, ताकि आपकी परीक्षा की तैयारी विधिवत हो सके। परीक्षाओं की तैयारी लगातार हो रही है, जिसमें चैप्टर वाइज क्लासेस आपकी हो रही हैं, पीडीएफ नोट्स आपको मिल रहे हैं, मॉडल पेपर मिल रहे हैं और तमाम प्रकार की चीज़ें मिल रही हैं। तो तुरंत एसएमएस करें 91 61 93 60 62 में, मात्र 100 रुपये खर्च करके आप पूरा का पूरा सेमेस्टर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और शुक्ला स्टडी पॉइंट के साथ जुड़ने का मतलब कि हमारे डायरेक्ट ग्रुप से आप जुड़ेंगे और आपके जो तमाम प्रकार के डाउट होते हैं वो डाउट सेशन वगैरह आपको, या आपके जो दिमाग में चल रहे प्रश्न होते हैं वो सब आपको एक प्रकार से क्लियर करवाए जाते हैं। तो आप डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ पाएंगे और वहाँ पर पीडीएफ नोट्स हर एक सब्जेक्ट के, जैसे कि ये क्लास हुई है इसकी पीडीएफ नोट्स ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी और वो एक प्रकार जो बच्चे कोर्स ले चुके हैं उनको मिल जाएगी। और जैसे ही आप कोर्स लेंगे तो ये पीडीएफ आपको तुरंत भेज दी जाएगी। आपके जो भी सब्जेक्ट होंगे उनकी पीडीएफ नोट्स आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी तरीके से सोशियोलॉजी का एक प्रकार से अगर आपने मॉडल पेपर नहीं देखा है तो सोशियोलॉजी का मॉडल पेपर कल हुआ था। सोशियोलॉजी का मॉडल पेपर, सोशियोलॉजी के चैप्टर वाइज क्लासेस, मध्यकालीन इतिहास के चैप्टर वाइज क्लासेस हर एक सब्जेक्ट के होते रहते हैं। सोशियोलॉजी का भी मॉडल पेपर दे चुका हूं मैं। इसके अलावा और भी मॉडल पेपर आएंगे, महासंग्राम वीडियो आएगी, रिवीजन क्लास आएगी, सब कुछ आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो आपको चिंता नहीं करनी है, फटाफट से आप लोग कोर्स ज्वाइन कर लें और आसानी से पढ़ते रहें। शुक्ला स्टडी पॉइंट पर शुक्ला स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरीके से वीडियो लगातार शुक्ला स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर मिलती रहती है। और हमेशा से ध्यान रखेंगे, शुक्ला स्टडी पॉइंट के द्वारा बताए गए जो मॉडल पेपर होते हैं वहाँ से लगभग 80 से 90% क्वेश्चन जो होते हैं हूबहू फंसते हैं। आप किसी भी विश्वविद्यालय किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। गुड नाइट, ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।